हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। साइंस की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। तो आइए शुरू करते हैं साइंस की सीरीज़ का जो चैप्टर हमने शुरू किया था, यानी कि पदार्थों का सामान्य गुण एक परिचय के अंतर्गत। उसका हम पहला भाग पढ़ चुके हैं और जिसमें हमने जो है बात की थी कई सारे जो टॉपिक थे उन पर, जैसे कि अवस्था परिवर्तन, है ना, ये हमने बात की थी। इसके बाद में बात किया था हमने दबाव के बारे में, यानी दाब जो होता है उसके बारे में बात किया था। और साथ ही साथ किया था हमने बाद में प्लेवन के बारे में, फ्लोटिंग के बारे में भी हमने बात कर ली थी। तो अब हम बात करेंगे अगले जो टॉपिक है उन पर, जिसमें जो है मान के चलिए हमारा पृष्ठ तनाव है, प्रत्यास्थता है, श्यानता है और केशिकात्व है। तो इन पर जो है हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पृष्ठ तनाव की। पृष्ठ तनाव मतलब होता है सरफेस टेंशन, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं। अगर इसकी बात करें तो देखिएगा, सरफेस टेंशन क्या है? तरल का एक गुण होता है, यानी जो तरल पदार्थ होते हैं ये उनका गुण होता है, जिसके कारण जो है कोई तरल अपने पृष्ठ क्षेत्रफल को कम से कम करना चाहता है। इसका मतलब यह है कि जो कोई, पहली बात तो यह है, जो सरफेस टेंशन है ना, पृष्ठ तनाव जो है, ये किसका गुण है? ये तरल पदार्थों का है। और कोई जो तरल पदार्थ है वो कम से कम जो है क्षेत्रफल को घेरने के लिए जो हम लोग कह सकते हैं वो अपनी मतलब प्रयास करता है, उसी को हम कहते हैं पृष्ठीय तनाव। यानी कहने मतलब है कि कोई तरल जो है अपने पृष्ठ को क्या करता है, क्षेत्रफल को कम से कम करना चाहता है, तो उसे हम कहते हैं पृष्ठीय तनाव। और पृष्ठीय तनाव की अगर हम बात करें तो यह एक अदिश राशि है, और जिसका मात्रक की बात करें तो न्यूटन प्रति मीटर या फिर जूल मीटर प्रति स्क्वायर, मतलब प्रति स्क्वायर होता है ना। तो ये हमारा होता है पृष्ठीय तनाव के बारे में। अगर हम बात करते हैं इसका जो मुख्य कारण है वो होता है सहसंजक बल, और इसकी जो बात करते हैं कैसे होता है थोड़ा सा इसको समझेंगे। देखिएगा, जहाँ तक बात करते हैं, दायरा है कि द्रव की संपूर्ण पृष्ठ दिशाओं में ऊपर की तरफ से बल नहीं लगता। यानी जो अगर हम बात करें कोई पृष्ठ है, यानी कोई पृष्ठ जो हमारा कोई भी द्रव है और द्रव की पृष्ठ है, यानी मान के चलिए ऐसा करके, है ना, ये हमने कोई जो है द्रव बना दिया है, जो हमारा तरल पदार्थ है गाढ़ा है थोड़ा सा, है ना, इस तरह से बना हुआ है। एक प्रकार से ऐसा मान के चलिए, आपने देखा होगा तारकोल वगैरह देखा होगा, या आपने शहद देखा होगा, इस तरह से थोड़ा गाढ़ा मान के चलिए, इस तरह से बना हुआ है। ये कह रहे हैं कि पृष्ठ की दिशाओं में ऊपर की तरफ से कोई बल नहीं लगता। यानी जब हम बात करते हैं ना, ऊपर का जो ऊपर का हिस्सा है ये वाला, जो हमने ये बनाया, ये है ना, यहाँ पर जो है द्रव द्वारा कोई बल नहीं लगता है, बल्कि क्या करता है, या तो ये दाएं से लगेगा या फिर ये बाएं से लगेगा, है ना, या दाएं से या बाएं से। इसके बाद में जो है यहाँ ये काम करता है ना। इसके बाद में क्या करता है, ऊपरी सतह के अणुओं पर बाईं ओर से और दाईं ओर से जो लगने वाला बल है आपस में क्या हो जाता है, समायोजित हो जाता है। यानी इधर से लगने वाला बल और इधर से लगने वाला बल जब बराबर हो जाते हैं, यानी जितना इधर से लग रहा है इतना इधर से लग रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, समायोजित हो गया, बराबर हो गए। तो यहाँ पर भी ये बल जो है निष्प्रभावी हो जाते हैं। अब होता क्या है, अब केवल नीचे की तरफ, अब संपूर्ण जो द्रव है ना, वो संपूर्ण द्रव जो है वो नीचे की तरफ बल लगाता है, इधर की तरफ, है ना। तो यही क्या होता है, जब नीचे की तरफ बल लगाता है तो इसको हम कहते हैं अब केवल नीचे की तरफ बल जो प्रभावी रहता है, और पृष्ठीय तनाव जो है, इसी के कारण जो है पृष्ठीय तनाव उत्पन्न हो जाता है ना। तो यही कारण होता है कि जो है कोई पदार्थ जो है कम से कम क्षेत्रफल, मतलब कोई द्रव जो है कम से कम क्षेत्रफल घेरना चाहता है, तो इसे हम कहते हैं पृष्ठ का तनाव, यानी पृष्ठीय तनाव। इस सभी प्रक्रिया में पृष्ठीय तनाव ससंजक बल, देखिएगा मेन चीज़ इसमें यहाँ पर कौन काम का किसके कारण होता है, ससंजक बल के कारण होता है। और इसमें जो है इसका कारण, मूल कारण यही है कि ससंजक बल के कारण जो है तरल में उत्पन्न होता है। जैसे मान के चलिए, जो हमारा अगर बात करें, ये साबुन नहीं है, ससंजक है, संसंजक। ससंजक बल और ताप में उल्टा संबंध होता है। ससंजक बल और ताप में क्या होता है, उल्टा संबंध होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ने पर जो है पृष्ठीय तनाव भी कम हो जाता है। या तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो या तो ससंजक बल है ना, और जो ससंजक बल और ताप में कैसे संबंध होता है, उल्टा, है ना। तो अगर हमने जो है किसी भी जो पदार्थ द्रव है, तो द्रव के अंदर जो ससंजक बल होता है ना, अगर हमने उसको द्रव को गर्म किया तो ससंजक बल कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कोहेसिव फोर्स जो है वो कम हो जाएगा। और जब हम ये भी हमें पता है कि जो है पृष्ठीय तनाव किसके कारण होता है, ससंजक बल के। इसका मतलब यह है ससंजक बल में और पृष्ठीय तनाव में कैसा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। तो अब हम बात करेंगे ताप बढ़ने पर जो है पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है। भाई जब हमारा ताप बढ़ने पर ससंजक बल कम हो गया, तो जाहिर सी बात है जब ससंजक बल कम होने से क्या होगा, पृष्ठीय तनाव कम हो जाएगा। तो यही कारण होता है कि पृष्ठीय तनाव जो है इस स्थिति में ससंजक बल पर निर्भर करता है। ये हमने अच्छे से समझाया। अब बात करेंगे, देखिए दो फोर्स होते हैं, काम करते हैं इसमें, एक कोहेसिव एक एडहेसिव। मतलब कोहेसिव मतलब वही ससंजक बल, और दूसरा होता है हमारा असंजक बल। अब कोहेसिव की बात करते हैं, ससंजक बल की बात करते हैं, तो देखिएगा एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य है। यानी कोई मान के चलिए ये है हमारा कोई एक पदार्थ, है ना, ये क्या है, कोई एक पदार्थ है, जिसे हम मान लेते हैं ये क्या है, ये शहद है ना, ये हनी है ना। एक क्या है, एक ये मान के चलिए
ये एक बर्तन है, कोई भी मान के चलिए गिलास है, जो भी है, एक छोटा बर्तन है, एक ये भी है। अब ये किसी न किसी से पदार्थ से तो बना है ना, कांच से बना सकता है, स्टील से बना सकता है। तो हम ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्या मतलब है, देखिए एक ही पदार्थ जैसे मान के चलिए शहद है, तो शहद एक पदार्थ हो गया, है ना। और जब मतलब बर्तन है तो बर्तन भी कोई ना कोई किसी पदार्थ का बना होगा, चाहे वो मिट्टी का बना हो, चाहे वो मान के चलिए मतलब कांच का बना हो, चाहे वो स्टील का बना हो, तो एक पदार्थ ये है। अब ये कह रहे हैं कि जब इनके आपस में जो अणु है ना, एक ही पदार्थ के जो अणु हैं, जब ये आपस में क्या करते हैं, आपस में जो बल लगाते हैं उसको हम कहते हैं, जो आकर्षण बल होता है आपस में लगने वाला बल, तो उसको हम क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। बस ये ध्यान रखिए। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इस पदार्थ में, तो इस पदार्थ में भी इसी तरह से होगा, है ना। तो ये कह रहे हैं कि अतः ससंजक बल जितना अधिक होगा, पृष्ठीय तनाव उतना ही अधिक होगा। जैसे हमने अभी देखा था कि ससंजक बल और पृष्ठीय तनाव में कैसा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है ना। ससंजक बल में और पृष्ठीय तनाव में कैसा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। अगर ससंजक बल ज़्यादा है तो पृष्ठीय तनाव भी ज़्यादा होगा, और ससंजक बल कम है तो पृष्ठीय तनाव भी कम होगा। इसी प्रकार जिन अणुओं के बीच जो है ससंजक बल अधिक होता है, अब मान के चलिए ससंजक बल इसमें अधिक है, तो क्या होगा, पृष्ठीय तनाव अधिक होगा, जाहिर सी बात है। अब जब पृष्ठीय तनाव अधिक होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ससंजक बल अधिक होता है तो वे द्रव क्या करते हैं, पृष्ठीय तनाव उतना ही अधिक होता है। इसी प्रकार जिन अणुओं के बीच जो ससंजक बल अधिक होता है तो वे द्रव क्या करते हैं, द्रव की जो दीवार होती है ना, द्रव बर्तन की, यानी वो द्रव क्या करते हैं, बर्तन की दीवार को गीला नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो है जब ससंजक बल ज़्यादा हो जाता है तो वो कम से कम जो है उसको क्या करेंगे, एकदम से जो है उसको सिकोड़ देंगे, और वो केंद्र बिंदु पर ला करके जो है उसको सिकोड़ने का प्रयास करेंगे। इसलिए जो है वहाँ पर क्या होगा, वो अपने जो उसकी बर्तन की दीवार है उसको गीला नहीं कर पाते हैं। जैसे पारा और कांच को गीला नहीं कर पाता है। अगर मान के चलिए इसमें कांच की गिलास है, ये कांच का गिलास है, अगर हमने इसमें पारा भर दिया ना, पारा, तो ये क्या करेगा, पारा जो है इसकी कांच की जो दीवार है, मतलब जो गिलास की दीवार है ना, कांच की बनी हुई है, तो इसको गीला नहीं कर पाएगा। इसका कारण यही है कि ससंजक बल जो है यहाँ पर ज़्यादा है ना। तो ये है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर आसंजक बल की। तो देखिएगा, आसंजक बल को समझ लेते हैं। एडहेसिव फोर्स, तो दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य है ना, लगने वाले आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं, आसंजक बल कहते हैं। जैसे हमने देखा था यहाँ पर कोई शहद लिया था, हमने हनी ली थी, है ना। हनी जो है इस तरह से हनी की जो बूंद है वो ले ली। एक हमने जो है गिलास ले लिया, या हनी ग्लास जो भी बर्तन ले लिया, जो है ये है ना। तो ये है। अब ये भी किसी ना किसी पदार्थ से बना है। अब मान के चलिए ये कांच का बना है और ये जो है द्रव है। अब हम जब इसको इसमें डालेंगे तो क्या होगा, देखिएगा, यहाँ जो है ऐसा करके जो है डाल दिया हमने, द्रव इसमें डाल दिया, शायद इसमें डाल दिया, तो अब क्या हो गया, देखिए अब यहाँ क्या हो रहा है, देखिए इसमें स्थिति ये उत्पन्न हो रही है। देखिए एक पदार्थ तो हमारा ये हो गया, है ना। कौन सा पदार्थ, कांच वाला पदार्थ, यानी ग्लास का, है ना, जो कांच है उसका पदार्थ। दूसरा पदार्थ कौन सा हो गया हमारा, दूसरा पदार्थ हो गया हमारा शहद का। अब ये दो, यानी कि हमारे एक तो हमारे हो गए एक पदार्थ शहद का, और दूसरा पदार्थ कौन सा, कांच वाला, है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि जब हमारे जो भिन्न भिन्न पदार्थों हैं, यानी इनके ये पदार्थ और ये पदार्थ, इनके अणुओं के बीच अभी क्या करेंगे, इनकी भी अणु होंगे और इनके भी अणु होंगे, इनके बीच में जो बल लगेगा ना उसको हम कहेंगे क्या, आसंजक बल, है ना। तो आसंजक बल होता है। अब जब दोनों के बीच जब ये बल लगता है तो उसको हम कहते हैं आसंजक बल। अब क्या होता है, देखिए, अतः आसंजक बल जितना अधिक होता है पृष्ठ तनाव उतना ही कम होता है। ध्यान रखिए, आसंजक बल जितना अधिक होगा ना उतना ही क्या होगा, मतलब पृष्ठीय तनाव उतना ही कम होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आसंजक बल और पृष्ठीय तनाव में उल्टा संबंध होता है ना। इसी प्रकार जिन अणुओं के बीच जो है आसंजक बल का मान अधिक हो जाता है। अब क्या होगा, देखिए, अगर मान के चलिए इनमें क्या हो रहा है, दोनों जो पदार्थ हैं, मान लीजिए यहाँ द्रव भरा हुआ है, इसमें शहद भरा हुआ है और यहाँ गिलास है, तो कह रहे हैं जब जो है आसंजक बल का मान, भाई जाहिर सी बात है दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है अगर यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है तो आसंजक बल मान ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आसंजक बल का मान अगर ज़्यादा हो जाता है तो द्रव जो है बर्तन की दीवार को क्या कर देगा, गीला कर देता है ना। तो इसी कारण ऐसा होता है, जब हम पानी भरते हैं ना गिलास में पानी, तो पानी क्या करता है, उसकी जो है दीवारों को क्या करता है, गीला कर देता है। जिसका मुख्य कारण क्या है कि दीवार जो कांच है और जो पानी के अंदर है उसके अणु जो है आपस में जो आकर्षण बल लगा रहे हैं, यानी आसंजक बल लगा रहे हैं, वो ज़्यादा हो जाता है ससंजक बल की अपेक्षा। तो इसके कारण क्या होता है, दीवार जो है, मतलब जो द्रव है वो बर्तन की दीवार को क्या कर देता है, गीला कर देता है। यही कारण होता है। जैसे स्याही द्वारा कागज़ पर लिखना और पानी द्वारा बर्तन का मतलब गीला कर देना। तो इसके मुख्य कारण, मतलब जो है मुख्य उदाहरण है ये आसंजक बल के। अगर हम बात करें, देखिएगा, ससंजक और आसंजक बल में क्या संबंध होता है, इसको एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं।
तो देखिए ध्यातव्य है कि ससंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है, जबकि आसंजक बल जो है दो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच, अणुओं के बीच लगता है। इन बलों की प्रकृति कैसी होती है? गुरुत्वाकर्षण बल से अलग होती है। यानी इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है? गुरुत्वाकर्षण बलों से बिल्कुल अलग होती है। ऐसा नहीं है गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, ये कैसा है? ये केवल आकर्षण बल है। ये ध्यान रखिए, क्या है? ये केवल आकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम बात करें तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गिलास में अगर पानी भरा, देखिए दो स्थिति हैं, दो स्थिति लेते हैं हम गिलास और पानी। अब हमने एक गिलास ले लिया, ये हमने गिलास ले लिया, इसमें पानी भर दिया। क्या करें? गिलास और पानी के अणुओं की स्थिति यह होगी कि गिलास के अणुओं के बीच जो है ससंजक बल का कार्य करेगा और पानी के अणुओं के में भी आपस में ससंजक बल कार्य करेगा। परंतु गिलास और पानी के जो मध्यम संक्रमण वाले स्थान में असंजक बल का कार्य करेगा। यानी कहने मतलब है यहाँ जो ये जो स्थिति है ना, जहाँ पर पानी और जो है गिलास आपस में मिल रहे हैं, यानी पानी की और दीवार, पानी पर जो कांच की दीवार मतलब गिलास की दीवार है, तो ये संक्रमण का क्षेत्र हो गया ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो पानी के अणु और यहाँ पर गिलास जो पदार्थ है, कांच के अणु भी आपस में क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, चूंकि गिलास में पानी, जी यहाँ पर देखें, परंतु गिलास और पानी के मध्य संक्रमण वाले स्थान में, यानी इस वाले स्थान में ये संक्रमण की स्थिति जो है ये है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? असंजक बल कार्य करेगा। चूंकि गिलास में पानी होने पर ससंजक बल कमजोर होता है और असंजक बल मजबूत हो जाता है, इसलिए पानी जो है गिलास पर चिपक जाता है। इसलिए पानी पर गिलास क्या होता है, मतलब गिलास पे पानी चिपक जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जब पानी पी लेते हैं हम, उसको पी लेते हैं तो पानी गिलास में जो है पानी रह जाता है। इसका मतलब क्या है, वहाँ पर पानी रह जाएगा। अगर वही स्थिति हम उल्टा कर दें, पारा भर दें, वहाँ पर मर्क्यूरी भरें, तो देखिए मर्क्यूरी में अगर आपने डाल दिया ना गिलास में, तो अगर मर्क्यूरी अगर आपने डाला तो मर्क्यूरी क्या करेंगे, अगर निकाल दिया ना, तो वहाँ पर जो है एक बूंद भी, एक कण भी जो है वहाँ पारे की नहीं रहेगी। उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण वहाँ ये है कि वहाँ पर जो है ससंजक बल का मान ज़्यादा होता है। तो ये था हमारा। अब इसमें होता है क्या, देखिएगा, असर मजबूत होता है, अतः पानी गिलास पर चिपक जाता है और इसकी जो ऊपरी सतह है, अब पानी को देखा होगा आपने, अगर गौर किया होगा, देखिए ये पानी है, ये हमने पानी भरा, तो पानी की अगर हम बात करें तो देखिए पानी की जो सतह है ना वो इस तरह से होती है। अगर गौर से देखेंगे, यानी पानी जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ऊपर चिपका हुआ सा होता है, मतलब गिलास पर, है ना। बाकी ऐसा करके तो होता ही है। तो इस तरह से बनती है, हम कहते हैं कॉनकेव मतलब, है ना, अवतल, इस तरह से बनता है। इस तरह से जो है पानी होता है। अगर हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, देखिए जब ये देखिए दो स्थिति है यहाँ पर। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर एक स्थिति है, ये है ना, पानी के अणु हैं और इसमें जो है पारे के अणु हैं। अगर पानी इसमें भरा है ना गिलास में, तो ऐसी स्थिति होगी, है ना, अवतल। अगर पारा भरा है तो कैसी स्थिति होगी? ऐसी होगी, उत्तल, है ना। क्यों? क्योंकि जो है, जो हमारा पारा है वो उस गिलास की दीवार को वो गीला नहीं करेगा, ध्यान रखिए। और यहाँ पर क्या करा, गीला नहीं करेगा, इसका मतलब वो चिपकेगा नहीं इस पर। अगर यहाँ पर हम पानी को देखते हैं तो पानी पे क्या कर देगा, वो गीला कर देगा और दीवार पर जो है वो चिपक जाएगा। तो इसलिए जो है इसकी स्थिति ऐसी होती है और इसकी स्थिति ऐसी होती है पारे वाले की। तो ये है। आगे देखेंगे, हम बात करेंगे गिलास में पारा होने पर दोनों बल, जैसे हमने देख ही लिया वहाँ पर, इसमें स्थिति होती है उत्तल, है ना। तो ये क्या स्थिति हमने देखा था अभी, उत्तल होती है। और इसकी जो स्थिति माना जाता है वो वहाँ पर किस लिए हो जाती है, जो क्योंकि वहाँ पर ससंजक बल मजबूत हो जाता है। और पारा जो है, बात करते हैं यहाँ पर, यदि गिलास में पारा हो तो यह ससंजक बल मजबूत हो जाता है, जबकि असंजक बल कैसा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। अतः पारा गिलास पर नहीं चिपकता और इसकी जो सतह होती है वो कैसी हो जाती है, कॉनकेव, यानी उत्तल लेंस की तरह, यानी उत्तल जो मतलब आकृति की तरह हो जाती है। तो ये है। अब हम बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं तो मतलब उसके बारे में देखते हैं। जो द्रव बर्तन को गीला कर देते हैं, जैसे पारा, जैसे जल, है ना, तो कह रहे हैं जो द्रव बर्तन को गीला कर देते हैं उनका स्पर्श कोण कैसा होता है, शून्य, यानी न्यून कोण होता है, ध्यान रखिए। इसके विपरीत जो कण जो है, जो द्रव ठोस को गीला नहीं कर पाते, यानी जैसे मान लीजिए पारा, तो उसका क्या होता है, स्पर्श कोण ज़्यादा होता है। तो ध्यान रखिए, जब चिपक जाता है, मतलब चिपकने वाला जो हो गया द्रव, तो क्या करता है, उसका जो कोण होता है वो कैसा होता है, न्यून, यानी शून्य होता है। और अगर वो चिपकता नहीं है तो उसका कैसा कोण होता है, अधिक कोण होता है ना। तो ये है, जैसे पारे की बात करें, इसमें जल की बात करते हैं। और तीसरी बात क्या है, ठोस में, द्रव में और गैसों में ससंजक बल का मान क्रमशः कम होता चला जाता है। यानी ठोस में सबसे ज़्यादा होगा ससंजक बल का मान, उससे कम होगा द्रव में, और उससे सबसे ज़्यादा कम होगा गैसों में। तो ये ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स को जो है इसमें कम होता चला जाता है। इसके बाद में बात करते हैं, देखिए ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि ठोस में जो है सबसे ज़्यादा ससंजक बल
होता है। ऐसी जो है द्रव का आकार अनिश्चित जबकि आयतन निश्चित होता है, क्योंकि मध्यम आकार में जो है ससंजक बल होता है। और गैसों की बात करें तो वह यहाँ जो है न्यूनतम जो है ससंजक बल कार्य करता है। तो ये हमने देखा। और उदाहरण देखेंगे इसके पृष्ठीय तनाव के क्या क्या होते हैं। ताप पर बात करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं ना ताप यानी टेम्परेचर, यानी उसको गर्म करते हैं, यानी किसी पदार्थ को, मान के चलिए कोई पदार्थ है, पदार्थ को आपने जो है क्या किया, गर्म किया, तो उसका क्या होगा, पृष्ठीय तनाव कम हो जाएगा। कैसे? जैसे मान के चलिए दूध है, दूध है ना, दूध लिया या पानी लिया, जो भी ले लीजिए, है ना, उसको आप गर्म करिए, तो गर्म करने पर क्या होगा भाई, गर्म करने पर क्या होगा, उसके जो अणु हैं वो दूर दूर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा उसका पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ताप, पृष्ठीय तनाव और तापमान में क्या होता है, उल्टा संबंध होता है। यानी ताप अगर बढ़ाते हैं, यानी इसमें अगर आग जलाते हैं तो इसका क्या होगा, इसमें जो है प्रसार हो जाएगा और पृष्ठीय तनाव उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, कम हो जाएगा, सॉरी, बढ़ेगा नहीं। यानी ताप बढ़ाने पर पृष्ठीय तनाव कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा। अतः ताप बढ़ाने पर पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है, जबकि ताप घटाने पर जो है पृष्ठीय तनाव बढ़ जाता है। तो ये स्थिति आती है हमारी ताप और पृष्ठीय तनाव में। आगे देखेंगे क्रांतिक ताप क्या होता है। देखिए, क्रांतिक ताप की बात करें तो क्रांतिक ताप क्या होता है, पृष्ठीय तनाव शून्य हो जाता है। क्योंकि अगर हम क्रांतिक ताप की क्या करते हैं, क्रांतिक ताप पर पृष्ठीय तनाव जो है वो शून्य हो जाता है, क्योंकि क्रांतिक ताप पर द्रव को द्रवभूत नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि गर्म सूप, जो हमारा सूप होता है ना, सूप कोई भी ले लीजिए आप, चाहे चिकन सूप ले लीजिए, टमाटो सूप ले लीजिए, जो भी, तो क्या करते हैं, अगर हम कोई भी चीज़ लेते हैं, चाहे आप मार ले लीजिए, तो जो गर्म सूप होता है वो कैसा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है, वो जीभ पर जो है वो आसानी से फैल जाता है, बस यही होता है। इसके बाद में क्या करते हैं, जब गर्म जल में कपड़े धोते हैं, कपड़े धो रहे हैं हम, अब उसमें गर्म जल डाल दिया, गर्म पानी डाल दिया, तो क्या करते हैं, वो सफाई अधिक हो जाती है, उसकी सफाई अच्छे से सब साफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका पृष्ठीय तनाव क्या हो जाता है, उसका कम हो जाता है। और वो जो पानी, उसका जो कण है, कह सकते हैं जो डिटर्जेंट पाउडर के कण हैं, क्या करेंगे, उसको पानी जो है उसका अंदर में पहुँच जाता है ना, तो उसकी सफाई अच्छे से कर देते हैं। शीशे की नली के अग्रभाग को गर्म करने पर क्या होता है, गोल हो जाती है। अब जो शीशे का भाग है, शीशे की नली है कोई, है ना, उसको आप गर्म कीजिए, अगर आपने शीशे की नली ले लीजिए, उसको गर्म कीजिए, तो क्या होगी, ये नली जो है एकदम से गोल होने लगेगी, है ना। तो ये है, तो ये स्थिति देख ली हमने। पृष्ठीय तनाव पर अशुद्धियों का प्रभाव देखते हैं क्या होता है। यानी पृष्ठीय तनाव पर अशुद्धियों का प्रभाव, यानी बात करते हैं सबसे पहले घुलनशील, यानी जो रिजोल्व होती हैं, जैसे पानी में नमक है ना, पानी में नमक, पानी में फिटकरी, अगर ये मान के चलिए घुलनशील है, पानी में चीनी घुलनशील है, तो अगर ये घुलनशील हमने मिला दिया तो क्या होगा, पृष्ठीय तनाव क्या होगा, देखेंगे। अगर हमने, चूंकि अशुद्धियाँ द्रव में पूर्णतः घुल जाती हैं, जैसे चीनी, नमक, है ना, ये क्या है, ये घुल नहीं है पानी में, अगर हमने ये मिला दिए तो क्या होगा, द्रव जो है वो क्या हो जाएगा, पृष्ठीय तनाव बढ़ जाएगा। इसका मतलब पृष्ठीय तनाव बढ़ने पर क्या होगा, वहाँ पर जो है उसका एक प्रकार से आपको लगेगा कि थोड़ा सा पदार्थ कैसा हो रहा है, थोड़ा सा पदार्थ गाढ़ा सा दिखाई देने लगेगा, है ना। इसके दूसरी तरफ देखते हैं, ऐसे पदार्थ जो घुलनशील होते हैं, यानी ये रिजोल्व होते हैं, है ना, तो उनमें क्या करते हैं, चूंकि अशुद्धियाँ द्रव में पूर्णतः नहीं घुल पाती हैं, अतः ये द्रव में पृष्ठीय तनाव को कम कर देती हैं। अगर हमने वो चीज़ें डाल दी जो उसमें पानी में नहीं घुलती, पानी में क्या क्या नहीं घुलता, देखो, एल्कोहल नहीं घुलती, एल्कोहल मतलब शराब, है ना, दारू, है ना, ये कैरोसिन का तेल, यानी मिट्टी का तेल हम जो कहते हैं कैरोसिन, पेट्रोल, पेट्रोल भी इसमें जो है पानी में नहीं मिलता, है ना, मतलब द्रवों में नहीं मिलता। साबुन की बात करें, साबुन भी नहीं मिलता। डिटर्जेंट पाउडर की बात करें, ये भी नहीं मिलता, घुलता नहीं है ना। तो हम कह रहे हैं कि अगर हमने ये जो है पानी में, ये किसी द्रव में अगर मिला दिया तो क्या होगा, क्या करेंगे, ये घुलेंगे नहीं इसमें। अब जो घुलेंगे नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह पृष्ठ तनाव को क्या कर देंगे, वो कम कर देंगे। और यहाँ पर हमने क्या करता था, पृष्ठ तनाव को बढ़ा देंगे। इसीलिए होता क्या है, जब हमारे पास में, जब हम देख लें मच्छर, आपने देखे होंगे, हम उसके उदाहरण देखेंगे नीचे, अच्छा बात करेंगे, देखिए उदाहरण देखते हैं नीचे। उदाहरण लेते हैं, नंबर 1 करके उदाहरण लेते हैं। साबुन के घोल में बुलबुले इसलिए बनते हैं, जब साबुन का घोल होता है ना, आपने देखा होगा, जब साबुन है ना, ये बर्तन है ना, बर्तन में पानी मिला हुआ है ना, बर्तन में क्या मिला हुआ है, मतलब मिला हुआ नहीं, रखा हुआ है, पानी रखा है ना, इसमें क्या है, इसमें आपने साबुन मिला दिया है, थोड़ा सा साबुन क्या करता है, मिक्स कर दिया है। अब क्या होगा, इसमें साबुन का घोल मिलने से क्या होता है, जलीय पृष्ठीय तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। जो जल का जो पृष्ठीय तनाव है क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, क्योंकि उसके कारण जो है क्या होता है, बुलबुले बन जाते हैं। इसमें क्या होता है, बुलबुले देखोगे आपने, बुलबुले बन जाएंगे। अगर आपने पानी जो है, पानी में क्या मिला दिया, साबुन मिला दिया, तो पृष्ठीय तनाव कम हो जाएगा। पृष्ठीय तनाव कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पर बुलबुले बनने लगेंगे, और इसी के कारण जो है वहाँ पर होता है कि साबुन के जो घोलने से क्या होता है, जल का पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है।
यही होता है। इसके बाद में देखेंगे समुद्री लहरें, जो समुद्र में पटारें आती हैं ना, लहरें आती हैं, वेव्स आती हैं ना, उनको क्या करते हैं, लहरों को शांत करने के लिए उन पर तेल डाल देते हैं, कैरोसिन का, पेट्रोल का, डीजल, वो तेल डाल देते हैं। उससे क्या होता है, वो जो पटारे हैं ना, जो वेव्स हैं, उनको क्या करता है, वो ख़त्म कर देता है। समझे, वो ख़त्म कर देता है। यानी पृष्ठीय तनाव बड़ा क्या करेगा, पृष्ठीय तनाव को कम कर देगा, और पृष्ठीय तनाव कम हो जाएगा तो उसकी जो वेव्स हैं वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। बस यही कारण होता है, जिससे जल में अणुओं के बीच लगने वाला जो संसंजक बल है वो मान कम हो जाता है, और फलस्वरूप क्या होता है, पृष्ठीय तनाव भी कम हो जाता है, और लहरें जो होती है वो शांत हो जाती हैं। तो ये हम जो है प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। इसके बाद और देखते हैं पारे की जो छोटी बूंद होती है ना, ये आपने देखा होगा, पारा अगर हमने मान लीजिए यहाँ डाल दिया तो ये छोटी बूंद में जो है क्या करता है, एकदम छोटी बन जाता है ना, चपटी होती है। यानी पारे की छोटी बूंदें जो है गोल, जबकि बड़ी बूंदें चपटी हो जाती हैं, है ना। छोटी बूंदें तो गोल आएंगी, और बड़ी बूंदें जाएंगी तो चपटी हो जाएंगी। तो इसका मुख्य कारण क्या है, क्योंकि छोटी बूंदों पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कम, जबकि असंजक बल अधिक लगता है, जबकि बड़ी बूंदों पर इसका उल्टा होता है। तो इस कारण जो है ये ऐसा होता है ना। तो ये हमने देखा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, देखिए आगे क्या है। आगे हम बात करेंगे केशिकात। अगला जो टॉपिक है वो है केशिकात। केशिकात का मतलब होता है कैपिलरिटी। कैपिलरिटी का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए पतली पतली नलियाँ होती हैं, पतली पतली नलियों में ऐसे करके, पतली पतली नदियों में द्रव का ऊपर या नीचे आना ही क्या कहलाता है, हमारा केशिकात कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने पेड़ देखा, पेड़, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये हमने पेड़ बनाया है ना, ये पेड़ बनाया, इस तरह से पेड़ बना दिया, ये बन गया पेड़ हमारा, ठीक है ना। अब क्या हुआ, इसके बाद में पेड़ जब बना, अब हमने क्या कर रहे हैं, देखिए हम पानी कहाँ डालते हैं। पानी अगर हम बात करें, हमने जो है देखिए पानी लिया, और इससे जो है पानी यहाँ को हमने यहाँ से डाला, इसमें पानी कहाँ दिया हमने, जड़ में दिया, है ना। पानी तो जड़ में दिया, पानी जड़ में दिया, लेकिन पानी हम देखेंगे तो पत्तों में भी आ जाता है, टहनी में भी पहुंच जाता है। ये कैसे पहुंच रहा भैया, तो ये ऐसे पहुंचता है, इसकी जड़ों में जो होता है ना, इसकी जो पूरा पेड़ है, इसमें क्या होता है, बारीक 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 नलियाँ होती हैं। क्या होती हैं, नलियाँ होती हैं, नलियाँ। इन्हीं नलियों को कहते हैं हम क्या, केशिकात। और इन्हीं के माध्यम से क्या होता है, पानी ऊपर चढ़ता है, पानी ऊपर चढ़ता है, और यहाँ तक जो है पहुँच जाता है, पत्तों तक पहुँच जाता है, टहनी तक, हर टहनी तक पहुँच जाता है। तो यही कारण होता है ना। तो ये होता है, क्या कह सकते हैं, संकीर्ण त्रिज्या वाली, संकीर्ण मतलब बिल्कुल पतली से पतली, यानी संकीर्ण त्रिज्या वाली नली अर्थात केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना, यानी द्रव का ऊपर चढ़ना, ऊपर जाना, या नीचे उतरना, या नीचे आना, केशिकात कहलाता है, कैपिलरिटी कहलाता है ना। तो यह है वो ऊपर आए या चाहे वो नीचे आए, उसको हम कहते हैं केशिकात पे है ये, जैसे आपने देखा होगा, अभी दिखाया मैंने, है ना, ये है। इसके बाद करें स्थिति क्या होती है, देखते हैं इसको। ध्यातव्य है कि केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है कि कोई द्रव केश नली में किस सीमा तक चढ़ता है या उतरता है ना। अब ये केश नली जो होती है, केश नली मतलब जो हम बात करेंगे अभी यहाँ पर, तो जो पतली वाली नली होती है ना, नली की बात कर रहे हैं, इसकी त्रिज्या पर निर्भर करेगा कि कोई द्रव जो है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, और नीचे आएगा तो कहाँ तक आएगा, है ना। तो ये वजह है किस पर निर्भर करता है, उसकी त्रिज्या पर। सामान्यतः संकीर्ण त्रिज्या वाली, सामान्य रूप से क्या होता है, देखिए सामान्य रूप से ये होता है कि जितनी पतली नली होगी ना, जितनी पतली नली होगी, पानी उसका मतलब जो द्रव है उसका इतना ही ऊपर चढ़ेगा, है ना, जितनी पतली नली होगी। तो ये कह रहे हैं कि सामान्यतः संकीर्ण त्रिज्या वाली केश नली में द्रव का चढ़ाव अधिक होता है। कहने मतलब यह है, जितनी पतली नली होगी उतना ही जो है उसका द्रव का जो है ऊपर तक जाएगा, है ना। जबकि चौड़ी त्रिज्या वाली केश नली में द्रव चढ़ाव कम होता है। बस ये दोनों में इसमें उदाहरण, सामान्य स्थिति ये होती है। अब विशेष ध्यान बात रखने की क्या है, इसको देखते हैं। विशेष ध्यान रहे केशिकात के इस नियम के विपरीत। अब हमने देखा ना, पतली नली क्या होती है, पतली नली, जितनी पतली नली होगी मतलब द्रव कितना होगा, ऊपर चढ़ेगा। लेकिन हम जब बात करते हैं पारे की, पारे की हमने यहाँ उल्टा स्थिति होती है, यानी जितनी पतली नली होगी पारा उतना ही कम चढ़ेगा ऊपर को। जैसे ये एग्जाम्पल ले लो, हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए यह है पानी की स्थिति, है ना। ये पानी भरा हुआ बिलू 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 दिख रहा है आपको, ड्रम एक मतलब पोर्ट है, बर्तन है, इसमें दो नली लगी हुई है, एक नली तो ये है और एक नली ये है। ये नली आप देख रहे हैं थोड़ी चौड़ी है ना, थोड़ी मोटी है। एक नली ये देख रहे हैं आप, थोड़ी पतली है। जब हम इसको देखते हैं, पानी जो है यहाँ तक चढ़ा है, यहाँ तक देखा आपने, इसका पानी जब देखा हमने तो यहाँ तक चढ़ गया। इसका मतलब क्या है, नली जितनी पतली थी इतना ही जो है ऊपर चढ़ गया। इसका मतलब इससे ज़्यादा चढ़ा नहीं चढ़ा। ये सामान्य स्थिति होती है। अब हम यहाँ विशेष स्थिति देखते हैं। विशेष स्थिति हम यहाँ लेते हैं पारे की। पारे में क्या होता है, पारे में ये होता है कि अगर आपको जो है वो द्रव पारा है, अगर क्या है वो द्रव पारा है, तो पारे के अगर हम मान के चलिए नली में देखेंगे तो पतली नली में जो, जैसे कि हम देख रहे थे, जो पानी में देख रहे थे,
पानी में क्या हो रहा था, ऊपर जा रहा था। लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे कि पारे बाएँ, तो पतली नली, जितनी पतली नली होगी पारा जो है उतना ही कम चढ़ेगा। यहाँ तक चढ़ा नहीं चढ़ा, देखा आपने, यहाँ तक चढ़ा है ना पारे में। और हम चौड़ी नली कर दी तो देखिए यहाँ तक चढ़ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका क्या होता है, विपरीत होता है ना। ये जो स्थिति है इसकी कैसी होती है, विपरीत होती है। तो ये ध्यान रखिए, पारे में और जल में अंतर होता है, उसके जो है मतलब केशिकात के चढ़ने का नियम होता है, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे हम आगे इसके, अब आसंजक बल और सासंजक बल की बात करते हैं। देखिएगा, देखिए जब आसंजक बल, आसंजक मतलब दो भिन्न भिन्न अणुओं के बीच लगने वाला बल, और सासंजक बल मतलब दो समान अणुओं के बीच लगने वाला बल। जब यहाँ पर ऐसी स्थिति होती है कि आसंजक बल ज़्यादा हो जाता है किससे, सासंजक बल से, तो क्या होता है, केश नली में द्रव बर्तन के द्रव तल से सदैव ऊपर ही चढ़ता है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए अगर हम यहाँ देखें, यहाँ देखते हैं, ये देखिए, ये है हमारी स्थिति नंबर 1। केश नली में, यहाँ कह रहा केश नली में द्रव बर्तन द्रव तल से सदैव ऊपर चढ़ता है, चाहे केश नली की त्रिज्या कम हो या ज़्यादा। अब ये है हमारा, देखिएगा ये क्या है, इसका आधार है, नहीं है, ये हमारा पानी का आधार है। इसका मतलब पानी इससे तो ऊपर नहीं है ना। तो ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर आसंजक बल ज़्यादा है सासंजक बल से, तो क्या होगा, बर्तन का जो द्रव है ना, जो बर्तन के द्रव तल से सदैव ऊपर की ओर चढ़ेगा। केश नली में क्या जाएगा, केश नली में जो है ना, ये केश नली जो है, देखिए यहाँ से ऊपर हुआ नहीं हुआ, ये तो यहाँ है ना, तो ये ऊपर हुआ है ना, तो हमेशा इसके ऊपर ही रहेगा पानी द्रव, है ना। तो यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ भी ऊपर है, यहाँ है। लेकिन हम जब उल्टा कर देंगे इसका, यानी सासंजक बल ज़्यादा हो जाएगा आसंजक बल से, तो क्या होगा, केश नली में द्रव जो है बर्तन के द्रव से सदैव नीचे रहेगा। देखिए पानी का तल ये है, मतलब पारे का तल ये है ना, यहाँ तक चढ़ा हुआ पानी, तार मतलब पारा। लेकिन अगर हम बात करते हैं नली में, देखेंगे तो नली में केवल यहाँ तक ही चढ़ा है, चौड़ी वाली में यहाँ तक और पतली वाली में यहाँ तक। इसका मतलब क्या है कि जो केश नली होती है, द्रव जो है बर्तन के द्रव तक तल से नीचे ही रहता है, चाहे केश नली की त्रिज्या ज़्यादा हो या कम। ये कब होता है, जब सासंजक बल ज़्यादा होता है, समझे, हाँ ये होता है। आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे इसका मुख्य उदाहरण क्या क्या है। देखिए हम बात करेंगे मुख्य उदाहरण क्या क्या है केशिकातों के। केशिकात के बहुत मुख्य मतलब सामान्य उदाहरण देखते हैं। लालटेन यानी लैंप जो चलता है ना, लैंप आपने देखा होगा, लैंप कुछ इस तरह से बनता था, आपने अगर पुराने ज़माने में देखा होगा, हमने भी पढ़ाई की है उससे, तो कुछ इस तरह से बनता था, है ना, ये और यहाँ और इस तरह से, और ये बनती थी, ये जलती है लो, इसमें होता है तेल, और यहाँ पे होती है उसकी मतलब जो कपड़े की या किसी प्रकार की बनाते थे हम, उसको बनाते हैं, है ना, तो उसका हम कहते हैं, है ना। तो क्या करता है इसको, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए ये भरा हुआ केरोसिन, है ना। अब केरोसिन तो यहाँ है, आग जल रही यहाँ पर, तो इसमें क्या हो रहा है, केरोसिन जो है, इस जो हमारी ये है ना, मतलब कपड़ा जो बना हुआ है इसमें, है ना, ये तो इसमें क्या होता है, हल्की हल्की केश नली बना करके ऊपर जो है चढ़ जाता है, और तेल जो है ऊपर चढ़ने लगता है, और जो यहाँ पर जो है आग जलने लगता है, आग जो है लगातार जलती रहती है। तो ये लालटेन और लैंप की बात है, केरोसिन ऊपर चढ़ता रहता है, इस कारण से जो है ये लैंप जलता रहता है, नंबर 1। दूसरा क्या है, वर्षा के बाद यानी बारिश के बाद क्या करता है, किसान जो है खेत को जोत देता है। यानी जैसे मान के चलिए बारिश हुई, है ना, बारिश हुई, अब बारिश होने के बाद में क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमें पानी की ज़रूरत है, सूखा पड़ा हुआ है, अचानक जो है बारिश हो गई है। अब बारिश होने के बाद में जो है जब रुकी, तो रुकने के बाद में थोड़ी सी वो सूखापन आया उसमें, और क्या कहते हैं, किसान ने जो है उसको जोत दिया है ना, क्या कर दिया, उसको जोत दिया है। अब जोत देने के बाद में क्या हो जाएगा, जब जोत देंगे ना, तो जो ज़मीन के नीचे की जो केश नलियाँ बनी हुई थी क्या हो जाती हैं, वो टूट जाती हैं, है ना, ये हो जाती है, टूट जाती हैं। अभी सीधी जो है वो मतलब क्या करेंगी, वो यहाँ से जो पानी का वेपोरेशन होगा वो नहीं हो पाएगा, है ना, वो टूट जाएंगी, और यहीं से जो है केश नली टूट जाएंगी, तो जिससे जो है पानी ऊपर नहीं आ पाएगा, इसका मतलब जो है वो ज़मीन नहीं सूख पाएगी। तो इसलिए वर्षा के बाद में जो है किसान द्वारा खेत को जोत दिया जाता है, ताकि जो है केश नलियाँ टूट जाएँ और नमी जो है वो नीचे बनी रहे, है ना, ये मुख्य कारण होता है। आगे देखें, फाउंटेन पेन, जैसे पेन हम लेते हैं। अब देखो पेन जब हमने लिया तो इसमें क्या है, पेन की स्थिति तो यही होती है ना भैया जी, इसमें क्या है, देखो रिफिल है ना, ये रिफिल है ना। अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ भी केश नली के माध्यम से क्या रहा है, हमने बताया ना, केश नली में क्या होता है, या तो ऊपर जाता है द्रव या नीचे आता है। तो इसमें क्या हो रहा है, जब हम चलाते हैं तो द्रव क्या रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, और इसके माध्यम से इसका जो मुख्य कारण क्या है, वो केशिकात है ना ये। इसके बाद ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही का सोखा जाना, है ना, जो हमारे जो सोखते होते हैं, जैसे मान लीजिए चलिए हम कोई जो आपने स्पंज देखा होगा, स्पंज टाइप का, क्या कर दिया, वहाँ पर जो है इंक गिर गई है ना, तो इंक को क्या करता है, वो सोख लेता है। तो इसमें क्या होता है, नलियाँ, केश नलियाँ होती हैं, जिसके द्वारा जो है उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है ना, ठीक है, ओके। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर श्यांता की। श्यांता मतलब विस्कोसिटी।
श्यानता विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, देखिएगा इसका सामान्य अर्थ ये समझ लीजिए कि ये उसकी जो है पदार्थ की क्या होती है, यानी जो पदार्थ होता है, द्रव जो होता है, उसका गाढ़ापन ही क्या कहलाता है, वो श्यानता कहलाता है। बस सामान्य रूप से ये समझ लीजिए, यानी किसी पदार्थ का गाढ़ापन जो है वो क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है। अगर हम बात करें इसके, देखिए तरल या द्रव, तरल या द्रव वह गुण है, यानी हम कह सकते हैं श्यानता जो है क्या है, तरल का या द्रव का वह गुण है जिसके कारण जो है उक्त तरल या द्रव की जो विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति को क्या करता है, विरोध करता है, और उसमें जो है श्यानता कहलाता है। यानी जो है मान के चलिए ये आपका इस तरह से है, ये द्रव है, कोई भी द्रव ले लीजिए। अब ये एक प्रत्यय बनाता है, कोई भी पदार्थ जो है, द्रव जो है किस रूप में होता है, परतों के रूप में होता है। अब जब परतों के रूप में होता है ना, तो यही कह रहे हैं कि जो वो तरल है या द्रव है, उनकी विभिन्न जो परतें होती हैं ना, उनके मध्य में जो लगने वाला बल है ना, आकर्षण बल, वही है हमारा क्या, श्यानता, है ना। अब ये काम क्या करता है, इन दोनों के जो कोई भी परत हैं, जैसे मान के चलिए ये पानी हमने बनाया है ना, ये पानी है, और पानी की जो 3-4 परतें हमने बना दी। नंबर 1 परत ये बना दी, नंबर 1, नंबर 2 परत हमने ये बना दी, ऐसे ये बना दी है ना, नंबर 3 ये बना दी, तो ये हमने 3 परतें बना दी। अब देखेंगे हम यहाँ पर, अगर हम बात करें 3 परतों की, देखिएगा थोड़ा परत ले लेते हैं ना, आगे चले। अगर हमने यहाँ पर देखिएगा, ये तो हमने पानी बना दिया, अब पानी के बीच में जो है कुछ इस तरह से जो है, ये परत के बीच में जो खाली स्थान है ना, इसका मतलब है 2 परतों के बीच में क्या बना रहा है, ये बल लग रहा है। यही बल क्या कहलाता है हमारा, ये बल ऐसा होता है जो दोनों परतों के बीच में जो क्या करता है, विरोध पैदा करता है, और इसी को हम कहते हैं क्या, श्यानता। अब ये जितना जो है विरोध उत्पन्न करेगा, तो जाहिर सी बात है वो उसको जो है क्या करेगा, वो आपस में जोड़ने का प्रयास करेगा। जब जोड़ने का प्रयास करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो पदार्थ को गाढ़ा बनाएगा। तो यही चीज़ होती है कि जितनी श्यानता होगी उतना ही जो है पदार्थ वो गाढ़ा होता है ना। यही मुख्य कारण होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे आप अगली। यह एक प्रकार का क्या होता है, यह एक प्रकार का घर्षण बल होता है। जैसे हमने बताया ना, 2 परतों के मध्य लग रहा है, इसका मतलब क्या है, 2 परतों के मध्य है, उसका जो है गति का विरोध कर रहा है, उसकी जो है क्या करता है, परतों का विरोध करता है। तो हम क्या कहते हैं, उसको आपेक्षिक गति जो है उसका विरोध करता है। इसका मतलब जो है वो भी आकर्षण बल है, ये वो भी घर्षण बल है एक प्रकार का, है ना, घर्षण के बल है, जो तो द्रव या गैसों की जो है विभिन्न परतों के मध्य कार्य करता है। अब वो गैसों के मध्य भी हो सकता है, द्रवों के मध्य भी हो सकता है, सामान्य रूप से इन दोनों के मध्य ही होता है ना। तो ये है श्यानता, द्रव और गैसों का गुण है, ठोसों का नहीं, ठोस में नहीं होता, ध्यान रखिए श्यानता। तो ये है। अब श्यानता की बात करें तो श्यानता क्या है, एक अदिश राशि है ना। इसका मात्रक क्या होता है, पोइज होता है, और इसको जो है पास्कल सेकंड के भी, मतलब इसको पास्कल सेकंड भी कहते हैं। ये होता है श्यानता के। अगर मुख्य विशेषताओं की बात करें तो देखिए इसको समझते हैं। श्यानता की बात करें तो देखिएगा, ध्यातव्य है कि श्यानता केवल द्रव और गैसों का ही गुण है, ध्यान रखिए, ठोसों का नहीं है। नंबर 1 बात, चूंकि द्रव में गैसों से सहसंयोजक बल अधिक होता है, द्रव में क्या होता है, गैसों से सहसंयोजक बल अधिक होता है, अतः द्रव में गैसों से अधिक श्यानता होती है, ध्यान रखिए, है ना। भाई द्रव में कैसी होगी, गैसों से ज़्यादा श्यानता होगी, क्योंकि जहाँ पर सहसंयोजक बल ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर जो है हमारी श्यानता ज़्यादा हो रही है, क्योंकि श्यानता और सहसंयोजक बल में सीधा संबंध होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी श्यानता, मतलब जितना सहसंयोजक बल ज़्यादा होगा उतनी ही जो है श्यानता बढ़ेगी, जैसा हमने देखा था पहले उसमें भी, है ना। तो ये है। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर तापमान और सहसंयोजक बल में अंतर, मतलब संबंध। तो देखिएगा इनमें उल्टा संबंध होता है। अगर तापमान, जैसे हमने देखा था ना, वहाँ पर भी सहसंयोजक बल में और तापमान में क्या था, उल्टा संबंध था। तो सहसंयोजक बल क्या होता है, तापमान बढ़ाने पर सहसंयोजक बल कम हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, जब सहसंयोजक बल कम हो जाएगा तो श्यानता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए जो गाढ़ा पदार्थ होता है, अगर उसको हम गर्म करते हैं तो उसका क्या होता है, गाढ़ापन जो है वो दूर होता है। इसका मतलब जो है वो तरल, ज़्यादा तरल हो जाता है। इसके बाद करते हैं गैसों की श्यानता। ताप में सीधा संबंध होता है, ताप में क्या होता है, सीधा संबंध होता है। गैसों की श्यानता और ताप में कैसा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप जो है गैसों को ताप, यानी गैस को अगर आप गर्म कर रहे हैं तो उसकी श्यानता क्या होगी, बढ़ेगी। यानी ताप बढ़ाने पर जो है गैस की श्यानता बढ़ती है, जबकि ताप घटने पर जो है गैसों की श्यानता घटती है। यानी दोनों में श्यानता, गैसों की श्यानता और ताप में सीधा संबंध होता है, जबकि द्रवों की श्यानता और ताप में जो है वो उल्टा संबंध होता है। तो ये है। अब दोनों ही गुण होते हैं बस ये। इसके बाद में बात करें द्रव्यों की श्यानता, जो हमने देखा अभी, उल्टा संबंध होता है, यानी ताप बढ़ने पर द्रव्यों की श्यानता घट जाती है, जबकि ताप घटने पर जो है द्रव्यों की श्यानता बढ़ जाती है। ये हमने देखा। सीमांत वेग क्या होता है, यानी टर्मिनल वेलोसिटी, वस्तु की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जितनी वस्तु की त्रिज्या होगी ना, जैसे मान के चलिए नली है, नली यानी पानी की धार है, एक प्रकार से मान के चलिए ऐसा करके, ये है पानी की धार, इस तरह से आ रही है, और यह है पंप, इससे निकला है इस तरह से,
है ना, ये जो है पानी की धार निकल रही है मोटी सी करके। तो ये कह रहे हैं जितनी मोटी त्रिज्या होगी ना वस्तु की त्रिज्या, यानी जितनी मोटी त्रिज्या होगी उसमें होता है, तो क्या होता है, वस्तु की त्रिज्या का अनुपाती होता है सीमांत वेग, है ना। तो जितनी ज़्यादा त्रिज्या होगी उतना जो है क्या होगा, सीमांत वेग भी उतना ही जो है उल्टा होता है, सीमांत वेग उतना कम हो जाएगा। यानी जितनी मोटाई इसकी बढ़ती जाएगी उसका जो है सीमांत वेग जो है कम होता चला जाएगा। इसका मतलब ये है ना। बड़ी वस्तुएं अधिक वस्तुओं से, जबकि छोटी वस्तु कम वेग से श्यान वेग द्रव में गिरकर गमन करती हैं। यानी क्या मतलब है, बड़ी वस्तु अधिक वेग से, है ना, कोई वस्तु जो है ऐसा मान के चलिए, ये जो है एक हमने द्रव बना दिया है, कोई भी द्रव, पानी मान लो, पानी, है ना, एक जो है हमने एक इस तरह से जो है इसमें ये फेंकी एक चीज़, अब ये क्या करेगी, और एक इससे थोड़ी पतली फेंकी। अब ये कह रहे हैं बड़ी वस्तु अधिक वेग से, अगर हमने ये वस्तु जो है इसमें पानी में डाली तो इसका वेग जो है वो तेज होगा, तेज़ी से जाएगी, और दूसरी क्या करें, छोटी वस्तु जो है कम वेग से जाएगी। यानी अगर इसे पानी में डालेंगे तो ये कम वेग से जाएगी, कम चाल चलेगी, है ना। तो ये है, तो द्रव्य में गिरकर जो है गमन करती है, ध्यान रहे। श्यान बल द्रव प्रवाह के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यानी क्या करता है, श्यान बल हमेशा क्या है, द्रव के प्रवाह के विपरीत दिशा में कार्य करता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके जो है मुख्य तो मतलब ये इस तरह से कह सकते हैं, इसके कथन हैं, कथन भी जो है कभी कभी आ जाते हैं। अगला टॉपिक हम बात करेंगे यहाँ पर इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता। ये अंतिम टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, जैसे आपने रबड़ बैंड देखा होगा, रबड़ है ना, जो बच्चे भी खेलते हैं देखते हो आपने, रबड़ है। अब रबड़ को आप क्या पकड़िए, यहाँ से पकड़िए आप, और यहाँ से पकड़िए, उसको खींचिए। अब खींचेंगे तो क्या होगा भाई, फैलेगी, जाहिर सी बात है ना, फैलेगी नहीं फैलेगी, इसको फैलिए और फिर इसको छोड़ दीजिए, फिर वहीं आ जाएगी, है ना। ऐसे आप जो है कोई पदार्थ जो हमारा इस तरह से काम करता है कि पदार्थ का क्या कहते हैं कि वो अपनी पुरानी अवस्था में आने का प्रयास करता है, तो उसे हम कहते हैं प्रत्यास्था। अब हम इसको कैसे समझते हैं उसको देखते हैं। प्रत्यास्था पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण जो है उक्त वस्तु अपने ऊपर लगाए गए जो किसी बाह्य बल से उत्पन्न किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। अभी परिवर्तन तो था, यानी जो हमारा रबड़ बैंड था वो ऐसा था, हमने क्या किया, इस पर खींचने का प्रयास किया। अब खींचने प्रयास किया, जैसे हमने छोड़ा तो वो पुरानी अवस्था में आने का क्या कर रहा है, वो प्रयास करेगा। और साथ ही साथ जो किसी भी प्रकार के जो परिवर्तन है, अभी क्या कर रहा है, जो परिवर्तन यानी कि जो फैलाव है ना, उसका विरोधी तो कर रहा है। भाई ये क्या कर रहा है, ये अपनी तरफ खींचने को ये कर रहा है कि नहीं मैं वहीं रहूँगा, और तुम कह रहे हो कि नहीं भैया मुझे बल लगाकर खींचना है, तो क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं एक दूसरे का। अब जैसे ही जो है तुमने यहाँ पर इसको छोड़ा तो ये तुरंत जो है, क्योंकि विरोध ज़्यादा है ना उसका, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तुरंत वो अपनी अवस्था में आ जाएगा। यही होता है, जैसे ही उक्त बाह्य बल जो है हटता है तो उक्त वस्तु क्या होती है, पूर्व अवस्था में आती है, अपनी पहली अवस्था में आ जाती है ना। तो यही होता है प्रत्यास्था, इसे कहते हैं इलास्टिसिटी, है ना। अतः जो पदार्थ जितना प्रत्यास्थ पदार्थ होगा, यानी हम अपने ऊपर परिवर्तन जितना अधिक विरोध करता है वह उतना ही अधिक जो है प्रत्यास्थ माना जाता है ना। यानी जितना ज़्यादा विरोध करेगा तो वो क्या हो गया, वो उतना ही ज़्यादा क्या कहेगा, वो उतना ही ज़्यादा उसके अंदर प्रत्यास्था होती है। यही कारण है कि रबड़ की अपेक्षा, भाई रबड़ है, एक रबड़ ले लो आप, रबड़ है ना, सिंपल ऐसे ले लो, ये रबड़ है, कोई रबड़ की छड़, मतलब रबड़ की कोई बेल्ट वगैरह ले लीजिए, ऐसे करके इसे खींचो। एक ले लो आप स्टील की छड़ या कोई भी, अब बताओ इसे खींचो, आप इसे खींचो तो इसका मतलब क्या है, आप बल लगा रहे हैं लेकिन वो स्टील भी तो बल लगा रहा है ना। इसका मतलब क्या है, ये ज़्यादा विरोध कर रहा है, ये अपनी ओर ताकत ज़्यादा खींच रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो है आपके बल से ज़्यादा बल लगा रहा है, इसीलिए तो यहाँ से नहीं जा पा रहा है। अब जैसे जैसे तुम इसका बल बढ़ाते चलाओगे तो क्या करेगा, तो उसी स्थिति में जो है यहाँ पर क्या करेगा, ये तभी फैलेगा जब इसका जो है बल ज़्यादा होगा, है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है थोड़े से बल से ही क्या हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा बल लगाओ और ये जो रबड़ है वो खींचती चली जाएगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जितना जो है हम कह सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे जो प्रत्यास्थ पदार्थ अपने रूप परिवर्तन का, यानी रूप परिवर्तन का जितना ज़्यादा विरोध करता है, विरोध कौन ज़्यादा कर रहा है, यहाँ कर रहा है ये, भाई ये तो कर रहा है ना, ये अपने आप को बनाए रखने का क्या कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है, यानी उसका विरोध कर रहा है, पूरा विरोध कर रहा है, अधिक विरोध कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जितना ज़्यादा विरोध करता है उसका जो है प्रत्यास्थ बल भी ज़्यादा होता है। और यहाँ पर तो इतना विरोध नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर प्रत्यास्थ बल कैसा हो गया, कम, यहाँ पर कैसा हो गया, ज़्यादा। तो हम कहेंगे कि स्टील में और रबड़ में जो कौन प्रत्यास्थ ज़्यादा है, तो हम कह देंगे यहाँ पर स्टील ज़्यादा है। तो ये है, यही कारण है कि रबड़ की अपेक्षा इस्पात जो है अधिक प्रत्यास्थ होता है, बस यही समझ लो आप, है ना। प्रत्यास्थता के मुख्य गुण क्या है इसको समझते हैं। अगर हम बात करें, एक टेनिस की गेंद ले लो, टेनिस की गेंद ले लो। अगर हमने आप टेनिस की गेंद ले ली, ये टेनिस की गेंद है, इसको आपने दबाया,
अब जैसे दबाया वो जो है दबाएंगे तो वो पुरानी अवस्था में आ जाएगी, तुरंत आ जाएगी, है ना। रबड़ को खींचा, रबड़ को छोड़ देने पर जो पुरानी अवस्था थी उसमें आ जाएगी। इसी तरह से हम बात करते हैं क्वार्टर्स, हाथी दांत, इस्पात, रबड़, ये जो है प्रत्यास्थता का घटता क्रम होता है। कहने मतलब है क्वार्ट जो है हमारी धातु, उसमें जो है क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ मानी जाती है इनमें, हाथी दांत में उससे कम, इस्पात में उससे कम, और रबड़ में जो है सबसे कम मानी जाती है प्रत्यास्था। अब बात आती है सुघट्य पदार्थ। सुघट्य का होता है मतलब ऐसे पदार्थ जो हम प्लास्टिक बॉडीज़ कहते हैं इसको, प्लास्टिड, है ना। तो इसको क्या होता है देखिएगा, यदि वस्तु पर विरूपक बल यानी जो बल लगाया हुआ है हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स है, हटाने के बाद अगर हमारे पास में कोई बल है, यानी जैसे मान के चलिए ये मिट्टी है ना, हमने यहाँ पर जो है इसको दबाने का प्रयास किया, अब ये जो है दबाया और दबाने का प्रयास किया लेकिन ये पूरा अवस्था में नहीं आई जैसे थी, तो हम कहने हैं हटाने के बाद जो है उक्त वस्तु अपने आकार को पुनः ग्रहण नहीं कर पाती है, तो हम क्या कहते हैं, सुघट्य, है ना, सुघट्य कहते हैं, यानी प्लास्टिक कहते हैं उसको, है ना, पिंड कहते हैं। जैसे मोम है, मिट्टी है, खड़िया है, अब मोम ले लो, मिट्टी ले लो, मिट्टी को आपने दबाया तो क्या वो जहाँ जैसे दबाया था वैसे ही आ जाएगी क्या, नहीं होगी ना। तो वही चीज़ होती है हमारी कि वो पुरानी अवस्था में नहीं आती है, ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं क्या, सुघट्य पदार्थ। तो यही होता है। अब ये होता है, इसमें क्या होता है, मोम, मिट्टी, खड़िया, ये सब क्या है, ये सब हमारे होते हैं सुघट्य पदार्थ, है ना। आगे बात करेंगे हम प्रतिबल और विकृति, ये है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर साम्यावस्था में वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक पुनर्बल को ही प्रतिबल कहते हैं। यानी स्ट्रेस जो होता है ना हमारा स्ट्रेस, तो वो क्या काम करता है, जो हमारे किसी वस्तु पर जो विरूपक बल है ना, जो विरूपक बल है उस पर लगाने पर साम्यावस्था में क्या होती है, वस्तु के अनुप्रस्थ काट है, अनुप्रस्थ, है ना, उससे क्या करता है, उसे एक क्षेत्रफल जो होता है ना, उसे एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक पुनर्बल, जो आंतरिक पुनर्बल कार्य करता है उसको हम कहेंगे स्ट्रेस यानी प्रतिबल। इसके बाद हम बात करेंगे उक्त विरूपक बल के कारण जो है पदार्थ के रूप के आकार में होने वाला परिवर्तन को ही विकृति कहते हैं। अब इसके कारण जो है विकृति उत्पन्न हो जाती है, यानी जो रूप परिवर्तन होता है उसका हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं, यानी विकृति कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा। वस्तु की लंबाई में परिवर्तन, अब मान के चलिए कोई वस्तु है ना, अब ये क्या है, वस्तु की लंबाई में परिवर्तन मतलब अनुदैर्ध्य विकृति है ना। अगर ये मान के चलिए लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तो इसे हम कहेंगे क्या, ये अनुदैर्ध्य विकृति है। इसका मतलब क्या है, ये ईश्वर है, इसका क्या करेगी, लंबाई में बढ़ेगी या घटेगी, है ना, तो ये है। इसके बाद में वस्तु का आयतन में परिवर्तन, तो आयतन विकृति होगी, है ना, आयतन में विकृति मतलब यानी उसका आयतन में विकृति है तो आयतन में परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद में वस्तु की आकृति में परिवर्तन, अब यहाँ आयतन में परिवर्तन, यहाँ आकृति में परिवर्तन, ये होता है अपरूपण विकृति। तो ध्यान रखिएगा, लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तो अनुदैर्ध्य विकृति, अगर आयतन में हो रहा है तो आयतन विकृति, और अपरूपण मतलब उसका जो है आकृति में हो रहा है तो उसको अपरूपण विकृति कहते हैं। तो ये होता है। एक चीज़ और है इसमें, हुक का नियम। हुक का नियम क्या होता है उसको देखते हैं। किसी पदार्थ की प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, यानी किसी पदार्थ की प्रत्यास्थ सीमा के अंदर जो है विकृति और प्रतिबल आपस में समानुपाती होते हैं। यानी कोई पदार्थ ले लीजिए आप, उसकी जो है प्रत्यास्थ जो सीमा है ना, उसकी जो प्रत्यास्था है सीमा के अंदर विकृति और प्रतिबल आपस में कैसे होते हैं, समानुपाती होते हैं। मतलब जितनी विकृति होगी उतना ही जो है प्रतिबल, यानी जितना प्रतिबल लगेगा उसमें इतनी ही विकृति उत्पन्न हो जाएगी। बस ये मान के चलिए आप, सिंपल सी बात है। और प्रत्यास्था गुणांक के जो है मुख्य 3 प्रकार होते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक, इसे हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के जो है मतलब रूप में दर्शाते हैं। आयतन की बात करें तो आयतन प्रतिबल बटे आयतन विकृति, है ना। अपरूपण की बात करें तो अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। तो ये चीज़ें थी, हमने जो है आज के चैप्टर में हमने पढ़ा पदार्थों के सामान्य गुण के जो दूसरा चैप्टर था उसके अंदर कुछ चीज़ें पढ़ी हमने, क्या क्या, जैसे हमने प्रत्यास्था पढ़ा, केशिकात पढ़ा, है ना, श्यानता पढ़ी, और साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा, पृष्ठ तनाव पढ़ा। तो ये जो है हमने 4 टॉपिक पढ़े थे। तो आज के लिए बस यहीं पर मैं रोकूँगा, और आज जो है हमारा चौथा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद जो है हम बात करेंगे आप 5वें चैप्टर की, और जो है हम आगे बढ़े मतलब जब हम लाएंगे साइंस सीरीज का 5वां चैप्टर, कल हम इस पर बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जाने से पहले मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण को जो है सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो है हमारी जो नोटिफिकेशन होती है उस वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि जो ये वीडियोज़ है उसको जो है आपको पहले मिल सके, और साथ ही साथ लाइक भी करते रहें, ताकि जो है शेयर भी करते रहें अपने दोस्तों में, ताकि जो है इनका जो लाभ है वो अन्य तक भी पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।